नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी की जो डेली लेक्चर सीरीज हम लोग कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मज़ा नहीं आया। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के हम लोग कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की डिटेल एनालिसिस, ताकि आपके पूरे चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाए, चैप्टर वाइज भी इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जितने भी सवाल एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है सारे इसमें आपको कवर कराए जाएंगे। साथ में आपका रिवीजन भी हर चैप्टर का लगे हाथ हो जाएगा। तो अगर आप इसकी डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले भी सकते हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सवाल 121 से। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? अब आपको पता होगा, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे भारत में है ना, आप एमपी को चुनते हो या विधायक को चुनते हो, वो विधायक और एमपी आपके बिहाफ पे संसद और विधानसभा में आपकी बातें उठाता है। और वहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे कम जनसंख्या होती है, डायरेक्ट जनता ही से पूछ लेते हैं कि भैया क्या करना है, तो जनता जवाब दे देती है ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह जो छोटे देश होते हैं वहाँ पे होती है। अब इसके उपकरण क्या है? वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल, पहल यानी इनिशिएटिव, जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम। राइट टू रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, तो ये तीनों ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उपकरण हैं दोस्तों। अब अगर राइट टू रिकॉल आपको पता होगा, जैसे किसी वोटर्स को हटाना हो, वोटर जो वोट देते हैं किसी नेता को हटाना है तो उसको हटा देंगे आराम से, बिना उसके टर्म पूरे हुए ही हटा सकते हैं राइट टू रिकॉल में, समझ रहे हो। और वहीं इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव जो समस्या के समाधान या स्थिति जो होती है उसके सुधार के लिए जो आधिकारिक कार्रवाई होती है ना, कि भैया जैसे कोई प्रॉब्लम है तो जनता से पूछ के उसको इनिशिएट कर दिया गया। रेफरेंडम जनमत संग्रह होता है, ये पता ही होगा आपको, किसी भी बात पे जनमत संग्रह करा लिया जाता है। ये वहीं पॉसिबल है जहाँ पे कम जनसंख्या। अब 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों से घर घर जाके पूछेंगे क्या, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। 122 देखते हैं, किस देश की राज्य व्यवस्था में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की विशेषता पाई जाती है? इन विच कंट्री द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज फाउंड? कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस, जैसे मान लीजिए ये है और ये विपक्ष है और ये जो सरकार है वो है, ठीक है, ये सरकार है। अब विपक्ष एक मोशन इनिशिएट करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सरकार में उनके एमपीज को इस प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, मतलब वो चाह रहे हैं कि ये हट जाए, है ना, तो ये मोशन पास करते हैं। अगर ये पास हो गया तो ये प्रधानमंत्री हट जाता है, समझ लो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा विपक्ष पास करता है, मतलब विपक्ष इनिशिएट करता है। अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, समझ लो, ये चीज़ है। चलिए 123 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंधी भाषा ऐड हुई है, बिल्कुल ठीक है ये। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मणिपुरी, कोनकुनी, नेपाली ये सब ऐड हुई थी, ये भी सही है। 92 संविधान संशोधन से डोगरी, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली ये सब ऐड हुई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। यानी तीनों ही बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। 124 विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया? द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो एक तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ना कनाडा, फ्रांस, जर्मनी कोई नहीं, इसमें होना चाहिए था यूएस। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमने यूएस से लिया है। और इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको ईबीएल लिखते हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को शॉर्ट में ईपीएल लिखते हैं, ये यूएसए से लिया है और ये ब्रिटेन का है, ठीक है। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण है ये। 125 निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्युलरिज्म एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मिनर्वा मिल केस, एसआर बोमाई केस, केशव नंद भारती केस या वमन राव केस?
तो ये बहुत ही फेमस केस है, पता होगा दोस्तों, केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 में आया था। बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। और ये मूल संरचना क्या होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डॉक्टर अंबेडकर टर्म एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 16? किसको बोला है दोस्तों संविधान की आत्मा? तो संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ना, रिट पावर जो होती है, 5 टाइप की रिट्स जारी होती है ना, उसको बोला है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा बोला गया, ठीक है। जब भी आपके फंडामेंटल राइट हार्म होते हैं आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। 127 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 12वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड टू 12th शेड्यूल? 12वें संशोधन जो मतलब 12th शेड्यूल है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ? पता होगा आपको, पंचायती राज की बात कर रहा है, तो पंचायती राज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ है। और सॉरी, म्यूनसिपैलिटी पंचायती जो था वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 11वें शेड्यूल में ऐड हुआ है। और 12वें शेड्यूल ऐड हुआ है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 नगर पालिका सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और हाँ, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से क्या ऐड हुआ है? इससे आपको पता होगा 10th शेड्यूल ऐड हुआ है ना, जो एंटी डिफेक्शन लॉ। और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 11वां शेड्यूल ऐड हुआ, 11वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा में स्थानीय निकायों के आधिकारिक कार्यों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया गया है? विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज पास्ड अ बिल मेकिंग मराठी मैंडेटरी फॉर द ऑफिशियल फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या कर्नाटका? तो ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र के लिए करा गया। किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 129 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यह एक संवैधानिक पद है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। दूसरा, यह पद मूल संविधान में था। तीसरा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। दिस पोस्ट वॉज द ओरिजिनल इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब देखिए, ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है, ये मूल संविधान में था, ये गलत है, क्योंकि इसको अगर पता होगा आपको आर्टिकल 350B में डाला गया था। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक जब आया था ना, राज्यों का गठन जो भाषा के आधार पे हुआ था, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। किस कौन से पार्ट में ऐड करा गया था? पार्ट 17 में ऐड करा गया था, जो लैंग्वेज है ना जिस पार्ट में, उसमें ऐड करा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, यानी ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। और ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, इसके ऑफिसर को, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी के ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल जरूर याद रखना, यानी 1 और 3 इसका सही होगा सिर्फ, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूर्णता संघात्मक संविधान, कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। संसदीय प्रभुत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। कौन सा सही है इसमें? तो देखिए, कठोरता और लचीलापन कुछ बहुत ज़्यादा रिजिड है ना, जिसको बदलना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उससे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस आधे राज्यों की परमिशन चाहिए, जैसे GST बदलना पड़ा था, है ना। और कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे राज्यों का नाम बदलना है ना, जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ये बिल्कुल सही है भाई, हमारे संविधान ही सुप्रीम है। कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, कंप्लीट फेडरल नहीं है, क्योंकि यूनिटरी भी है ना, आपको पता होगा संघ सरकार जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, कंप्लीट फेडरल नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब देखा होगा पार्लियामेंट सोवरन है, मतलब पार्लियामेंट जो चाहे वो लॉ बना सकती है, पर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है ऐसे लॉ बना दे जिससे क्या हो जाए, पब्लिक के राइट्स छिन जाए, क्योंकि वहाँ फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी आ जाती है। जुडिशरी जो है उस लॉ को देखा होगा नल एंड वॉइड भी कर देती है। पार्लियामेंट सोवरन है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट पे कोई दबाव नहीं है कि ये करो, कोई देश कहेगा वो करो, नहीं। पर हाँ, पार्लियामेंट ऐसा भी कोई लॉ नहीं बना सकती है जो पब्लिक को हार्म करे, वहाँ फिर जुडिशरी आ जाती है, देखा होगा सुप्रीम कोर्ट कहता है ओए काटो इसको, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है ना। तो पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू राज्यपाल की नियुक्ति से, संविधान संशोधन से, अखिल भारतीय सेवा से, या फाइनेंशियल इमरजेंसी से। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 से होती है। संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ, आर्टिकल 368, यानी इसका आंसर तो बी है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 आर्टिकल में आती हैं, 312।
और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आता है। किस में आता है? 360 में, ठीक है। पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वॉज निर्मल ग्राम पुरस्कार स्टार्टेड फॉर डूइंग रिमार्केबल वर्क इन पंचायत? 2007, 2012, 2003 या 2008? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2003 में। कब हुई थी? 2003 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति डैश होती है। सुप्रीम कोर्ट जज इज़ अलाउड टू प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर हो गया, वो कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है? उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, या नॉट अलाउड इन एनी कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अगर रिटायर हो गया तो वो अलाउ नहीं होता किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, समझ रहे हो? किसी न्यायालय में नहीं प्रैक्टिस कर सकता वो, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मूल कर्तव्य रूस से लिए हमने, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो रूस से लिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिकन सिस्टम, ये हमने कनाडा से लिया है रिपब्लिकन सिस्टम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो आइडिया है ना रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच से लिया है। कहाँ से लिया? रिपब्लिकन सिस्टम फ्रांस से लिया, कनाडा से नहीं। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन से लिए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान यानी प्रोविजंस ऑफ मोरेटोरियम ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी से लिया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द प्रेसिडेंट हैव? सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ यानी मिलिट्री पावर, जुडिशरी पावर या लेजिस्लेटिव पावर। काफ़ी आसान सवाल था ये। तो दोस्तों देखिए मिलिट्री पावर भी है ना, राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का जो होता है प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का है ना प्रमुख होता है। जुडिशियल पावर भी है, देखा होगा पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के थ्रू मिलती है ना, जो पार्डन कर देता है, क्षमा कर देता है ना, मृत्यु दंड से भी माफ़ कर देता है और उसकी सज़ा को भी कम कर सकता है। लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, आर्टिकल 1, 2, 3 के थ्रू ऑर्डिनेंस बना सकता है ना, ऑर्डिनेंस पास करता है। जब भी पार्लियामेंट जो होती है सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस यानी जो कानून है वो भी बना सकता है। और कोई भी कानून जो है बिना प्रेसिडेंट के साइन के पास ही नहीं होगा ना, पहले तो उसमें प्रेसिडेंट का साइन होता है ना। तो ये तीनों ही शक्तियाँ उसके पास हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप इसके और भी डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, मेरे वीडियोस चाहते हैं, एक ही वीडियोस चाहते हैं 500 MCQ का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, सबका, यूपी जीके का, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अच्छे से उसको रिवीजन करके डिटेल एनालिसिस के साथ अपने आप को सिलेक्शन की ओर करीब ले जा सकते हैं।